नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आईएसआई एजेंट और पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा का मुद्दा आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कई बार नुसरत मिर्जा को बुलाया और उनसे मुलाकात की। आज बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक फोटो मीडिया के सामने रखी। ये फोटो 2009 की है। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 2009 में, जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल। इस तस्वीर में हामिद अंसारी हैं, आप सेंटर पिक्चर उनके देख सकते हैं, और उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा, जो भी आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाई दे रहे होंगे। बीजेपी का दावा है कि उपराष्ट्रपति के आयोजकों ने कई बार फोन करके नुसरत मिर्जा को बुलाने के लिए कहा था। साथ ही आरोप यह भी है कि साल 2005 से 2011 तक कई बार नुसरत मिर्जा भारत आए और उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारत में रहते हुए जुटाई। आज बीजेपी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात क्यों छिपाई। ये तस्वीर देखिए ध्यान से, बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। लेकिन क्या नियत में खोट था कि इस 2009 की प्रेस वार्ता का जिक्र आपने अपने वक्तव्य में नहीं किया। सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय, अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है। 2 दिन पहले बीजेपी के आरोपों पर हामिद अंसारी का एक स्टेटमेंट आया था। आज फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। पहले हामिद अंसारी ने कहा था कि वो ना तो कभी नुसरत मिर्जा से मिले हैं और ना ही उन्होंने कभी उन्हें भारत आने का न्योता दिया, कोई निमंत्रण दिया, ना किसी कार्यक्रम में उन्हें शरीक करने के लिए कहा। इसके बाद आज बीजेपी एक फोटो जारी करती है जो आपके सामने है। इसमें हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा एक ही मंच को साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज फिर आरोप लगने के बाद हामिद अंसारी की ओर से सफाई आई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पहले के बयान पर अब भी कायम हूं। वो ना तो 2010 में नुसरत मिर्जा से मिले, ना ही उन्हें बुलाया, और 2009 में ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में ना ही उनकी मुलाकात हुई। हालांकि एक ही मंच पर वो मौजूद थे, लेकिन ये थोड़ी सी बात हैरान करती है कि एक ही मंच साझा करना, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हो, उस कार्यक्रम में शरीक होने वाले मंचासीन व्यक्तियों से भी अगर उनकी मुलाकात ना हुई हो तो ये बात थोड़ी सी हैरान करती है। तो आज मुकाबला में हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, नुसरत मिर्जा, हामिद अंसारी या बीजेपी। क्या हामिद अंसारी के खिलाफ पक्के सबूत हैं? क्या हामिद अंसारी ने इंफॉर्मेशन जुटाने में पाकिस्तानी पत्रकार की मदद की? सवाल यह भी कि हामिद अंसारी पर कांग्रेस की चुप्पी किस ओर इशारा करती है। आज इस तस्वीर के जारी होने के बाद कांग्रेस ने अभी तक अपना एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। और क्या कांग्रेस में पाकिस्तान की ओर से पत्रकार भेजे जा रहे थे भारत और यहां पर जानकारियां जुटाई जा रही थी और आईएसआई तक ये जानकारियां, गोपनीय सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी। हमारे साथ आदेश सी अग्रवाल, जो कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप जुड़ गए हैं। आज सुबह सुबह पहले आप ही ने उस तस्वीर को पब्लिक डोमेन में जारी किया, क्योंकि यह कार्यक्रम आप ही लोगों ने आयोजित किया था, बार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था। इस पर हम थोड़ी सी और डिटेल आदेश जी से ही ले लेते हैं। स्वागत है आदेश जी आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो आज आपने एक ये तस्वीर जारी की, आपने ट्वीट किया और उसके साथ कुछ गंभीर आरोप भी लगाए, हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा के आपस के तालमेल को लेकर या आपस के संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है?
ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे ऑनरेबल फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मिर्जा को अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते होते, चाहे वो डायरेक्टली नहीं जानते हों, ये मैं मान सकता हूं, किसी के थ्रू जानते हों, नहीं तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता। जो अशोक दीवान जी ने, जो डायरेक्टर थे उनके ऑफिस के, उन्होंने मेरे को ये कहा होता कि वाइस प्रेसिडेंट साहब इनको बुलवाना चाहते, आप इनको इनवाइट करिए। और ना ही जब, क्योंकि हमने नहीं बुलाया उनको, तो इस तरीके से नाराज होते। वो ये मेरे को ऑन द ईव ऑफ इनॉग्रेशन ये नहीं कम्युनिकेट करते कि जो है कि आपने नहीं बुलाया इनको, आपने इनवाइट नहीं भेजा, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज हैं। और अब वाइस प्रेसिडेंट साहब केवल 1 घंटे की जगह 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। बल्कि मैंने ये कहा कि आप अगर नहीं आ सकते तो, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जजेज है, एम्बेसडर्स हैं, जब ऐसे वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी, तो सारे हॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना अंदर का आदमी बाहर जाए, ना बाहर का अंदर आए। तो बीच में जाना उनका गलत होगा। आप बेटर ये है कि आप उनको कह दो कि हम ही नहीं बुलाना चाहते हैं, अब वो ना आए। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, आना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रेस को इन्फॉर्म कर दिया है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी, जब वाइस प्रेसिडेंट जो मूवमेंट होता है कोई फंक्शन में, तो वो भी प्रेस को इंटीमेट करते हैं। और हमने स्पीच को भी वाइस प्रेसिडेंट साहब की प्रेस को दे दिया है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि क्यों नहीं गए। तो ये वाली चीज़ पब्लिक में नहीं जाती। हमने भी कहीं पब्लिक में नहीं बोला, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं। ये तो जब हमारा नाम आया कि हमने उनको बुलाया है, तब मेरे को ये चीज़ें आउट करनी पड़ी, क्योंकि मेरा नाम एक ये कह के कि मैं झूठा, ये जो इनवाइट जो है, और ये बोल रहे हैं कि भैया आदिश अग्रवाल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की किताब के को ऑथर हैं, इसलिए इस तरीके की बात हो रही है, और उन्होंने बुलाया है, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने नहीं बुलाया। डायरेक्टली ये बात सही है कि इनविटेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही जाता है। वाइस प्रेसिडेंट साहब का तो रोल, जब कोई स्टेज पर बैठना है, उसको अप्रूवल देना है। इस केस में जब ये मैंने फोटो रिलीज किया कल कि भाई ये वाला फोटो है, जब उन्होंने ये बोला कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, जब कोई स्टेज पर है और स्टेज के पे रहते हुए और उनकी प्रेजेंस में वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, आज इन्होंने माना। ये मिस्टर नुसरत मिर्जा ने मेरे से जब बात हुई टेलीफोन पर, ऑनलाइन, जब ये प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने उनसे की पूछा, तो उन्होंने बोले मैंने प्रोग्राम में स्पीच दी थी, परंतु मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब से मिला नहीं। आज वो इस चीज को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से एक ही आदमी इस कॉन्फ्रेंस में आया हो, स्टेज पर हो, और वाइस प्रेसिडेंट भी स्टेज पर हो। ये मैं मानता हूं कि बीच में कोई बात नहीं, यही बात आदिश जी थोड़ी सी हैरान करती है। अच्छा, आप थोड़ा सा नियम बताइएगा, क्योंकि मेरी उतनी जानकारी नहीं इस मामले में। अगर वाइस प्रेसिडेंट को किसी कार्यक्रम में शरीक होना है तो बकायदा उसकी गेस्ट लिस्ट भी जाती होगी। प्रोटोकॉल के तहत क्या गेस्ट लिस्ट की स्क्रीनिंग नहीं होती है? और अगर होती है तो क्या इसमें होम मिनिस्ट्री का या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का या खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की कोई दखल अंदाजी होती है? तो ऑर्गेनाइजेशन जो से हमने फंक्शन किया है, तो हमको एक लिस्ट ऑफ इनवाइटीज भी भेजनी होती है, परंतु वो लिस्ट ऑफ इनवाइटीज का स्क्रूटनी कोई नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस। केवल वो एक, क्योंकि जो इनवाइट इशू करा होता है उस पर नंबर होता है, उस लिस्ट में भी उसका नंबर होता है। तो जब वो विज्ञान भवन में कोई जब एंट्री करता है, तो वो उसको कार्ड को देखते हैं, उस पर नंबर है या नहीं, और उसी लिस्ट में नंबर को टिक मार्क कर लेते हैं जो गेट पर सिक्योरिटी वाले होते हैं। ये तो है ओनली अबाउट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ए गैदरिंग। पर जो आदमी कोई स्टेज पर होना है, उसको हम अपने आप स्टेज पर नहीं बिठा सकते। वो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट को हमको लिस्ट वो भेजनी पड़ती है कि स्टेज पर ये आदमी होंगे, वो अप्रूव करेंगे। अप्रूव भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को दिखाकर, और जो वो अप्रूवल दे देते हैं, तभी उसका वो स्टेज पर वो एसपीजी या जो सिक्योरिटी वाले, क्योंकि केवल हम ही वहां पर स्टेज को मैनेज नहीं करते, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी ये देखते हैं कि एज पर जो प्रोसीजर है, जो अप्रूव्ड है प्रोग्राम,
वही चीज चल रहा है, वही इसका आदमी मतलब स्टेज तो पर आदेश ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को इस बारे में पूरी जानकारी रहती है कि वो किनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल। ऑफिस को भी पूरी जानकारी रहती होगी। उनके थ्रू ही, स्टाफ के थ्रू ही वाइस प्रेसिडेंट को मालूम होता है, क्योंकि उनकी क्लियरेंस के बाद ही जो सेक्रेटरीट है, ऑफिस है, वो कम्युनिकेट करता है। और वो सिक्योरिटी वालों को भी, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, कि जो देखे कि एज पर जो स्टेज पर बैठने वाले वही हैं या नहीं है, और कोई आदमी अप्रूवल किसी की और बिठा किसी को कोई दे, तो ये सारा एंगल से वो देखा जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ आदेश जी कि जो बात हामिद अंसारी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने डिनाई किया कि वो नुसरत मिर्जा को जानते नहीं, उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं, कभी बातचीत की नहीं, और अब आज इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी वो डिनायल मोड में है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने स्टैंड पर अब भी कायम हूं। अभी क्या होता है, हरे जिसने कोई गड़बड़ करी होती है वो उसे बोलना ही होता है। वो ये भी कहे तो फोटो फोर्स्ड है। ये सारी चीजें, डिफेंस में हम वकील हैं, जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता इंसान, वो कहता है मैं गिल्टी हूं, और गिल्टी होने के बाद भी कहता है अपील में अपील डालेंगे, ये तो जज साहब ने गलत जजमेंट कर दिया। तो मैं जहां तक ठीक हूं कि 2 कार्यक्रमों का जिक्र चल रहा है, और साल 2009 के कार्यक्रम की तस्वीर है जो हमने अभी आपके सामने रखी, दर्शकों के सामने रखी, और 2010 में भी एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र जो हामिद अंसारी भी कह रहे हैं कि मैं उस कार्यक्रम में शरीक हुआ, लेकिन वहां नुसरत मिर्जा नहीं था, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये 2010 की ये कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? 2010 वाली हमारी थी। 2009 वाली जो ये अपना जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम, जो ओबराय होटल में जो इमाम जामा मस्जिद के ईसाई इमाम है, उनके लड़के की कॉन्फ्रेंस है, वो उसमें 2009 में हुई। हमारे में वो चाहते थे बुलाना, जो हम नहीं माने थे। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आदेश जी अपनी बात रखने के लिए और इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। 2009 की एक कॉन्फ्रेंस जिसकी तस्वीर दर्शकों के सामने है, उसमें हामिद अंसारी दिखाई दे रहे हैं, उसमें नुसरत मिर्जा भी दिखाई दे रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। आरजू काज़मी जी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत आरजू जी आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, वेरी वार्म वेलकम सर आपका भी। सबसे पहले शुरुआत में नलिन जी आपसे करना चाह रही हूं, आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे गंभीर और संगीन आरोप हामिद अंसारी जी पर लगाए, पूर्व उपराष्ट्रपति पर लगाए। आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार का जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है खुद पाकिस्तान में, ये थोड़ा सा संदेह के दायरे में है। अभी भी हामिद अंसारी ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने स्टैंड पर कायम हूं। आप फिर भी इस तस्वीर पर आप गौर करें और जवाब दें कि बीजेपी क्यों बार बार एक पाकिस्तानी पत्रकार के ऊपर विश्वास करी है बजाय अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर। वैसे इसका जवाब बिल्कुल उल्टे में हामिद अंसारी जी पे पड़ेगी, भाजपा पे नहीं। भाजपा ने आरोप नहीं लगाए, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया कि मैं भारत आता था क्योंकि हामिद अंसारी साहब मुझसे मिलते थे और मैं जो बातें उनसे करता था मैंने आईएसआई को बताया। आईएसआई भारत का कोई दोस्त के रूप में देखा नहीं जा सकता। तो ये जब आरोप आए और ये जानकारी आई तो भाजपा एक राजनीतिक दल है, उन्होंने प्रश्न उठा दिया, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पद जो है बहुत गरिमा का पद है, राज्यसभा के सभापति हैं। हामिद अंसारी साहब ने बिल्कुल अपने अधिकार के तहत कह दिया जी मेरा कुछ नहीं लेना देना। अब उसके बाद आदेश अग्रवाल जी दिखाते हैं कि एक मंच पे हामिद अंसारी जी उसी पत्रकार के साथ बैठे हैं। तो अब 2 चीज़ें आती हैं। हामिद अंसारी साहब ने पहले तो हाथ पूरी तरह से धो दिए। धोने के बाद वो एक मंच पे दिखते हैं, उस पत्रकार भी जहां पर है, कोई ऐसा नहीं है कि 500,000 लोग हैं वहां पर, छोटा सा मंच है, छोटा सा कार्यक्रम है, उसमें स्वाभाविक है इनकी बातचीत भी हुई होगी। तो पहले कह देना कि बिल्कुल नजरअंदाज करना, उन पर प्रश्न उठ जाते हैं। अब इसके बाद आप आ जाइए जो संवैधानिक पद है, संविधान की शपथ ली, सभापति रहे राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति रहे देश के,
तो संविधान में, ये भारत का संविधान इस्लाम के हिसाब से तो चलता नहीं है। कुछ साल पहले इन्होंने कहा जी देश में शरिया कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। तो अब जो व्यक्ति संविधान को नहीं समझते कि भारत में शरिया कोर्ट्स नहीं खुल सकते, वो पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट से अगर मिल रहे हैं या उन एक मंच पे हैं, तो प्रश्नों का जवाब उनको देना पड़ेगा, भाजपा को नहीं। यदि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिना कोई संदेह का होता, किसी और ने पुस्तक में लिखा हुआ है कि ईरान में लेके हमारे जासूस वहां पकड़े गए थे या उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो लगातार प्रश्न उठाने वाली या प्रश्न पूछने वाली बात है कि हामिद अंसारी साहब क्यों बार बार शक के दायरे में खड़े होते हैं अपने को लेके, भाजपा से क्यों? जो व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है, या तो हमने बिना कोई जानकारी की उठाई, वो ना पत्रकार कहता, ना इनके साथ वो तस्वीर दिखती, ना इन्होंने शरिया की बात की होगी, ना ईरान को लेके इन पे प्रश्न उठे होते, तो मैं आपके साथ सहमत होता कि हमने एजेंडा बना रखा है। लेकिन हम क्यों एजेंडा बनाए किसी उपराष्ट्रपति के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे? ठीक सर, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को, लेकिन जवाब में ही अगर संदेह आने लग जाए तो हमसे मत प्रश्न पूछिए, उनसे पूछिए। ठीक। अब तहसीन जी मुझे एक बात बताएं, एक डिनायल है और एक सबूत है। एक डिनायल वो जो हामिद अंसारी का है, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने स्टैंड पर कायम हूं, और एक वो सबूत है जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, हामिद अंसारी मंच पर मौजूद है, नुसरत मिर्जा भी हैं। और अभी आपने आदेश अग्रवाल को भी सुना, उन्होंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से पूरी जानकारी वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है और उपराष्ट्रपति फिर ये तय करते हैं कि मुझे कार्यक्रम में जाना है या नहीं जाना है। मीनाक्षी जी, आपने मुझे शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नलिन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता भी है, प्रवक्ता भी है बीजेपी के, बहुत काबिल प्रवक्ता है और बहुत अच्छे वकील है। लेकिन थोड़े से या तो नलिन जी ने चूक कर दिए फैक्ट्स में, या तो डिलिबरेटली वो मिसलीड कर रहे। तो मैं ये साबित करूंगा क्यों बीजेपी का एजेंडा है हामिद अंसारी जी के पीछे। प्लीज मुझे मौका दीजिए। एक, नलिन जी ने बात कही, एक फोटोग्राफ की और हामिद अंसारी जी की डिनाइल की, उस बात पर आज भी कायम है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। मिर्जा साहब जब बात कर रहे थे उनके जूम लिंक पर, उन्होंने बात की 2010 पे, जब मीडिया ने प्रश्न उठाया 2010 वाले उस किसी कॉन्फ्रेंस पे, तो उसका जो डिनाइल है वो 2010 वाले पे आया। 2009 की बात बाद में निकली, तो 2010 में कोई नहीं हुआ था, ये डिनाइल आया। अब 2009 वाला जो कॉन्फ्रेंस है उसकी बात चल रही है। तो 2009 वाले में तो अग्रवाल साहब का कोई लेना देना नहीं था, 2010 वाले का था जो बात आई थी जिसमें कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो वहां पे हामिद अंसारी जी बिल्कुल सच निकले। दूसरी बात नहीं, लेकिन अब आप मुझे एक काउंटर करने का मौका दें। 2010 की बात में चलिए, आदेश जी ने कहा कि वो चाहते थे कि ऑफिस से ये बोला गया कि आप नुसरत मिर्जा को बुलाएं, लेकिन बुलाया नहीं गया। उसके बाद 1 घंटे के कार्यक्रम की जगह वो केवल 20 मिनट के कार्यक्रम में शरीक हुए और हामिद अंसारी वहां से चले गए। लेकिन हामिद अंसारी का ये कह देना कि वो नुसरत मिर्जा को जानते ही नहीं, कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, कभी बातचीत ही नहीं हुई, और एक मंच पर वो नजर आ रहे हैं, ये 2009 की कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपके सामने, आप इसे कैसे डिनाई करेंगे? एक सेकंड, तो हम दोबारा से एक चीज को क्लैरिफाई कर दे। बात निकली थी 2010 की, वो सच साबित हुई। अब हम आते हैं 2009 और अग्रवाल जी की बात पे। मैं पहले अग्रवाल जी की बात का उत्तर देता हूं। बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे, थैंक यू। अशोक दीवान जी आज भी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को हेड कर रहे हैं, नलिन जी जानते होंगे। वो हमीद अंसारी जी के साथ थे, यहाँ पे त्रिपाठी जी वो भी जानते होंगे, और आज वेंकैया नायडू जी के साथ है। अगर इस तरह की कोई बातें हुई, अशोक दीवान जी का ये कर्तव्य है, नलिन जी का ये कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य है कि अशोक दीवान जी से सारा सत्य बाहर निकाले। आज भी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को अशोक दीवान जी हेड करते। आप अशोक दीवान जी को प्लीज इंडिया टीवी बुलाए, सच निकाल दे। नलिन जी जानते हैं, इनके पिताजी गवर्नर रह चुके, बहुत वरिष्ठ नेता है। जो प्रोग्राम बनते, ये प्रोग्राम सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक दिन वाइस प्रेसिडेंट उठकर ये कह दे मैं 20 मिनट के लिए आऊंगा, 10 मिनट के लिए आऊंगा। 10 दिन पहले अग्रवाल जी का इनविटेशन गया होगा, 10 दिन पहले अप्रूव हुआ होगा, दिल्ली पुलिस के पास गया होगा। आप दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड निकाल दीजिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और देख लीजिए पहले वो 1 घंटे का प्रोग्राम था या 20 मिनट का प्रोग्राम था। जैसे मैंने कहा, आप अशोक दीवान जी से उस प्रोग्राम का प्रोटोकॉल निकाल लीजिए, कोई प्रोटोकॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई फोन करते, कोई लेटर प्राइवेटली गुप्त में नहीं लिखते, ये सारे इसके रिकॉर्ड होते। प्लीज आप निकाल दीजिए। और अगर आप कहते हो कि अशोक दीवान जी नहीं कर रहे थे, तो आपने आज तक इनको क्यों कंटिन्यू किया? तीसरी बात करते मैं नलिन जी के सवाल का उत्तर देता हूं। नलिन जी का मूल प्रश्न था
भाजपा क्या हामिद अंसारी को टारगेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। नलिन जी को मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आपको याद है आपके सारे वरिष्ठ नेता नलिन जी हामिद अंसारी जी को टारगेट कर रहे थे उस वक्त जब रिपब्लिक डे पे उन्होंने सल्यूट नहीं किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे आर्मी को सल्यूट किया था। उसके बाद 7 रिपब्लिक डे चले गए ना, आपको एक भी मोदी जी के सल्यूट करने वाला तस्वीर नहीं मिला, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल में मोदी जी गलत थे, सल्यूट सिर्फ प्रेसिडेंट देश के राष्ट्रपति करते जो कमांडर इन चीफ है। लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने हामिद अंसारी जी को सल्यूट किया था। उसके बाद कितने बार वेंकैया नायडू जी ने सल्यूट किया, कितने बार मोदी जी ने सल्यूट किया? किसी ने सल्यूट नहीं किया, सिर्फ राष्ट्रपति जी ने। यह आपका एजेंडा है। आपने ईरान की बात की, ईरान के बाद उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था भारत ने यूनाइटेड नेशंस को, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान को हराया। बार बार किसी की किताब पे बनकर, भाजपा इसको ऑफिशियली नहीं करी, किसी ने कुछ किताब में फिक्शन लिख दिया, उसको आप सत्य बनाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह फैलाते हो। ये क्या सही है? क्या एक वाइस प्रेसिडेंट को इस तरह से उसका अपमान होना चाहिए? उस वाइस प्रेसिडेंट ने जिसने भारत को पाकिस्तान के सामने जीत दिलाया यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, ये तमाम बातें नलिन जी आप इस पर अपनी राय रख लें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी संक्षेप में। सर जी धन्यवाद, और मैं माफी चाहता हूं कि बाकी मेहमानों को मौका नहीं मिला क्योंकि तहसीन जी और हमारे बीच में ये बातचीत चल रही है। तहसीन जी धन्यवाद, आपने मेरे लिए बड़े अच्छे शब्द कहे। तो और ये बड़ा सज्जन एक डिबेट चल रहा है, तो इसके लिए मैं मानता हूं कि सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद कहें, आपको एज एन एंकर धन्यवाद कहूँ, नहीं तो कोई ऐसे उस प्रकार की शोर वाली डिबेट नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा तहसीन जी को कि जो सत्य होता है उसका जवाब जो है बड़ा सरल होता है, जलेबी की तरह या इमरती की तरह उसे घुमाना नहीं पड़ता है कि भाई इस पूरे मसले में हामिद अंसारी साहब इसके केंद्र में है। उसके लिए चाचा मामा ताऊ अंकल आंटी सब अगर बहस में लग जाए और हामिद अंसारी साहब से वो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से सरल रूप से ना आए तो प्रश्न उठेगा। अब अगर वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, तो मुझे बता दीजिए, भारत का संविधान जो है धर्म के आधार पे तो है नहीं, पाकिस्तान का संविधान इस्लाम के आधार पे उन्होंने वो चूज किया। हिंदुस्तान में शरिया कोड को लेके एक उपराष्ट्रपति, तो मतलब अगर संविधान वो कह रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में खुलना चाहिए, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो उसे अगर सत्य मानो तो फिर वो संविधान को भी नहीं समझते। तो फिर ये क्यों ना माना जाए कि वो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात किए होंगे? वो दोनों एक मंच पे, हम क्यों जाएं 50 लोगों से सबूत लेने के लिए? सबसे सरल है, कह दीजिए ना कि मैं नहीं मिला इनसे। अब वो दिख गए एक मंच पे तो बोलिए मैंने बात नहीं किया। कल अगर तौसीक मिर्जा या जो भी इनका नाम है ये कहते हैं कि नहीं मैं तो उनके साथ खाना खाया, और वो निकल जाता है कि हाँ एक प्रोटोकॉल का एक मीटिंग था, इन्होंने लंच या डिनर साथ किया, तो फिर हामिद अंसारी साहब को ही जवाब देना पड़ेगा ना, भाजपा को तो नहीं। मैं एक ही लाइन में उत्तर देता था, एक ही लाइन, मीनाक्षी एक ही लाइन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू नलिन जी, आपकी और मेरी, हम दोनों की श्रद्धा पूरी तरह से भारत के संविधान में। यही संविधान कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर हामिद अंसारी जी पर किसी ने कोई आरोप लगाया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या जूम यूनिवर्सिटी से, वो उसे सेट करे। हामिद अंसारी क्यों चिल्लाए कि मैं इनोसेंट हूं? और अगर कोई तथ्य है, भारत के बहुत सक्षम होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आर्मी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में अशोक जी, सेट करें। प्रोबेबिलिटी, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप भी वकील हैं, जानते हैं सिविल लॉ में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्रिमिनल लॉ में है इनोसेंट अनलेस प्रूवन। जाने का मौका दें, ठीक है तहसीन, अब बाकी मेहमानों के पास भी जाने का मौका मिलना चाहिए। संजीव जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये बात सही है हामिद अंसारी ने डिनाई कर दिया 2010 की एक कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन 2009 की कॉन्फ्रेंस निकल आई। अब मुझे एक बात बताएं, वाइस प्रेसिडेंट जिस मंच की अध्यक्षता कर रहे हों, क्या ये संभावना थोड़ी सी भी बनती है कि उस मंच पर बैठे हुए मंचासीन व्यक्तियों से उनकी बातचीत ही ना हो, या उन्हें ये पता ही ना हो कि वो किनके साथ मंच साझा कर रहे हैं? यहाँ ऑडियंस की बात नहीं है, मंचासीन व्यक्तियों की बात है। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। ऐसा तो बहुत बार होता है, मैं तो कई वाइस प्रेसिडेंट के साथ बहुत लंबे लंबे समय सालों साल निकाला है। वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मालूम होता कौन 10-12 लोग और स्टेज पे बैठे हैं पर्सनली, है ना। मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन ये हम अज्यूम नहीं कर सकते हर जने को मालूम हो। दूसरे, वो 6 कुर्सी छोड़ के जो आदमी बैठा है, देखिए मैं आप सबसे क्षमा मांगते हो, और नलिन की इतनी तारीफ की तहसीन ने, और वो है उस प्रशंसा के हकदार। इतने संजीदा व्यक्ति हैं, उन्हें खुद लग रहा होगा मैं किस डिबेट में और क्यों इस पचड़े में फंसा हुआ हूं। हामिद अंसारी को एक कोई नुसरत कौन बंदा है जिसने क्या बोल दिया? उसने ये भी नहीं बोला है अपने कि मेरी उनसे बात हुई और मैंने वो बात बताई है। उसने कहा मैं सेमिनार में जाता था और ISI वालों को मिलके मैंने बताया। मैं तो हैरान हूं कि हम अपने देश में आरोप प्रत्यारोपों का जो
सिलसिला है वो किस हद तक ले जाना चाहते हैं। हम बीजेपी वाले कहते रहेंगे अशफाकुल्ला खान, अबुल कलाम, अरे भाई ये भी एक मुस्लिम व्यक्ति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने थोड़ा इंटॉलरेंस पे बीजेपी के साथ इनकी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी जब ये उपराष्ट्रपति थे और छोड़ रहे थे। आप उस आदमी का 40-50 साल का करियर नजरअंदाज करके, और पता नहीं कौन है ये नुसरत और ऐसी सेमिनार्स में कौन सी गोपनीय बात होती है जो सबको नहीं मालूम होती, जो आईएसआई को इसने बता दी, और आईएसआई को बड़ी भारत की संवेदनशील बात मालूम पड़ गई, जो खुले मंच से हो रही है बातें। मैं तो मतलब फ्रैंकली ये बहुत ही दुखद, और एक ही जो हमारा स्तर है ना हर चीज की गिरने का, राजनीति, सामाजिक, जो भी, उसका एक और उदाहरण है। और क्योंकि ये बीजेपी के विरोधी कभी रहे हुए हैं, तो ये तो वैसे ही देशद्रोही तो है ही, उस कटघरे में तो खड़े हो ही चुके हैं। तो मतलब बहुत सैड है। कोई आप ऐसी जो मैं बात समझ पा रही हूँ संजीव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर वो मंच पर मौजूद हो और उनको पता ही नहीं वो किनके साथ। जी, ये चाय के प्याले में तूफान का भी अगर कोई ग्रैंडफादर होता है ना, तो ये पूरा मामला वो है। चाय के प्याले में जैसे तूफान। नलिन जी ने बिल्कुल कहा कि कल को खाने की बात निकल जाए, कल को रिकॉर्डिंग में निकल जाए, कल को भारत के एटॉमिक सीक्रेट्स भी उसके अंदर डिस्कस होते हुए निकल जाए, तो आई विल आल्सो स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, ठीक है। मैं नलिन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं 2 और मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ, फिर आपको पूरा अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। हर्ष जी, क्या तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बन गया है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि किसी नुसरत मिर्जा या किसी भी देश के बाहर के व्यक्ति के बोले के आधार पर ये बहस चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, ये चर्चा जिंदा हो गई है, तो पहले ये दोनों फर्क समझना चाहिए। ये मूल बात हम समझेंगे तो अच्छे से बहस कर पाएंगे। हामिद अंसारी साहब देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। हामिद अंसारी साहब राजनयिक से लेकर बड़े बड़े संस्थानों से लेकर सब जगह वो रहे, लेकिन उनकी बातचीत, उनका जो भारत को लेकर नजरिया, वो हमेशा संदेह के घेरे में रहा। और ये मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति की कुर्सी से उतरे और उतरते ही उसे देश का मुसलमान खतरे में दिखने लगे, ऐसे व्यक्ति पर संदेह नहीं होगा। इस देश में कोई व्यक्ति वो शरिया कोर्ट की वकालत करने लगे, उसके ऊपर संदेह नहीं होगा। वो बौद्धिक व्यक्ति है क्या? वो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक कहलाने के भी लायक है क्या? और हम बार बार ये बात कहते हैं, हिंदू होना, मुसलमान होना खूब होइए, लेकिन सब संविधान के दायरे में होगा। उसके बाद भी आपको ये कहते हुए जरा सा भी आपकी जुबान लड़खड़ाई नहीं। आपको इस देश ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। और एक बात मैं और कहूंगा, जब हम पीएफआई की बात करते हैं, 2017 में चले गए थे वो और कह दिया कि भाई ठीक है, सभी जगह बौद्धिक बहस होनी चाहिए। अब सारे के सारे सिमी के लिंक पीएफआई के से मिल रहे हैं। सारी आतंकवादी गतिविधियों में पीएफआई सेंटर में आ रहा है। अमित शाह, केंद्र सरकार, इनको चाहिए कि उसको बैन करें, या जो तरीका हो ठीक तरीका जो हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि बैन करना हो और कल को और दूसरी तरीके से निकल आए, क्योंकि सिमी बैन हो चुका है। लेकिन जब वो आज की तारीख में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मंच पर जाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, भारत के अंदर की जिसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइंस को बहुत बड़ा बड़ा तिल का ताड़ बनाने वाला आदमी तो हामिद अंसारी है। हम लोग कौन सी बहस कर रहे हैं? इस देश में कहां मुसलमान डरा हुआ घूम रहा है? क्या कोई राजनीतिक रैली हामिद अंसारी को करनी थी क्या? उपराष्ट्रपति होने के बाद वो रहते कांग्रेस के नेता, बड़ी बड़ी बयानबाजी करते रहते। हम लोग इस तरह की बहस नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर बैठकर उन्होंने ये सब किया। और अब एक पाकिस्तानी पत्रकार, जिसको मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं उसकी बात को बहुत, जिसको कहते हैं कि एकदम ही खारिज करने को तैयार हूं, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो अदीश अग्रवाल बोल के गए, वो संदेह पैदा करता है और संदेह बड़ा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक, मैं नलिन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक बार आपका रिएक्शन इस पर लेना चाह रही हूं। आरजू जी, ये जिस पत्रकार की हम बात कर रहे हैं, नुसरत मिर्जा, आप थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी बताएं और थोड़ा ये बताएं कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं कि वो भारत आए, और ये बात थोड़ी सी हैरान करने वाली है, वहां से आने वाले जितने भी, चाहे वो पत्रकार हों या सिविलियंस भी हों, उनको हर शहर का वीजा नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद नुसरत मिर्जा को आम शहरों से ज्यादा 60 शहरों में जाने का की अथॉरिटी उनको मिल गई थी। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी शक पैदा करती है। और फिर ये आईएसआई का एंगल आ जाना, तो थोड़ा आप मुझे और हमारे दर्शकों को बताएं, ये नुसरत मिर्जा आखिर है कौन? थैंक यू सो मच मीनाक्षी। बिल्कुल, नुसरत मिर्जा साहब जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, कराची में वो रहते हैं।
और इससे ज्यादा मैं यही जानती हूँ, इस तरह की डेलीगेशंस जो हैं वो भारत जाया करते हैं और वापस अगर जो भी आए, चाहे वो प्राइवेटली गया हो या वो गवर्नमेंट के साथ किसी ने भेजा हो, तो आईएसआई और एजेंसीज उनसे पूछती जरूर है कि कहाँ गए थे, किधर गए थे, किससे मिले, क्या बात की। क्योंकि ये एक तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जासूसी कर रहा है या कोई वहां से न्यूज लेकर आया है। अब उस डेलीगेशन में जाहिर ओपनली बातें हो रही होंगी, कौन सा सीक्रेटली कोई बात हुई होगी। और आपकी अपनी एजेंसीज भी, अगर कोई पाकिस्तान से जाएगा, इवन अगर मैं भी भारत आऊं और वहां पे कई शहरों में जाना चाहूं, तो मैं भी जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे 3 से ज्यादा सिटीज की परमिशन मिले। और अगर मिल जाती है किसी वजह से या कोई सोर्स हो और वो के हाँ जी कर देते, तो आपके ख्याल से आपकी एजेंसीज मुझे चेक नहीं करेंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ? या वापस आकर मैं एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोलूंगी कि जी मैंने वहां से ये कर दिया, तब आपको पता लगेगा। तो आपको तो अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोग, और आप इस तरह की बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप जब किसी भी जर्नलिस्ट को यहाँ से इनवाइट करते हैं, तो जाहिर है कि वो जब वापस आएगा तो एजेंसीज का तो काम ही है कि वो पूछें कि कहाँ गए थे, किससे बात की। बाकी जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इवेंट होता है, वहां पे जो हाई प्रोफाइल्स होते हैं वो इवेंट के बाद फौरन ही निकल जाते हैं और वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स बैठे होते हैं या जो उनके सामने हो या उनके साथ बैठे हो, उनसे भी बात करने का मौका नहीं मिलता। साथ साथ जो जर्नलिस्ट हमारे यहाँ से नुसरत मिर्जा साहब की बात जो आप कर रही हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी बात बताई है जो उन्होंने आके आईएसआई को बता दी? उन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं की है कि उन्होंने क्या बात की और कौन सी बात बता देंगे, ये भी सोचिए जरा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। आप कम से कम हम पे ना सही, अपने लोगों पे तो ट्रस्ट कीजिए। ठीक, अब नलिन जी, अब आप 2-3 बातों का आप जवाब दीजिएगा। पहले तो इस तरीके की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी कौन सी गोपनीय बात चर्चा में लाई गई होगी जिसके खुल जाने का डर जो इस वक्त आप जता रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जता रही है? और दूसरी बात जो अभी आरजू कासमी कह रही थी या संजीव श्रीवास्तव कह रहे थे कि भाई आप विश्वास तो करें अपने उपराष्ट्रपति का, आप उन पर संदेह कर रहे हैं, आपके पास जांच एजेंसियां जांच करवा लें। इस देश में मीनाक्षी जी, बहुत बड़ा एक तबका है जो अपने देश के प्रधानमंत्री और अपनी सेना पर विश्वास नहीं करते। मैं इस बात को बड़े गंभीरता से कह रहा हूं कि वो तबका अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करता और वो अपने सेना पे नहीं करते, हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं। लेकिन जब रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाते तो कहते हैं विश्वास करिए। अब संजीव जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किए हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड किया होगा, गलती से हम भी 2-4 चले गए हैं जिंदगी में। कॉन्फ्रेंसेस में मंच के ऊपर में तो स्वाभाविक है इतनी लंबी बात ना हो, जानकारी ना हो, लेकिन उसके आगे पीछे टी सेशंस होते। कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां सेशन के बाद 15-20 मिनट गुफ्तगू के लिए चाय का सेशन ना हो, लंच ना हो, शाम को डिनर ना हो और लोगों की मुलाकातें ना हो। आजकल अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से कहा जाता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अब वहां से पाकिस्तान से कोई जर्नलिस्ट आया है तो मतलब, और संजीव जी खुद एक जर्नलिस्ट है, अपने यहाँ पर हर्षवर्धन जी त्रिपाठी जी भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए क्या जाकर वो भारत के उपराष्ट्रपति से बात करना पसंद नहीं करेंगे? एक चर्चा हुई होगी। मतलब द प्रिजम्पशन, एज आई सेड, हम लोग सिविल लॉ में कहते हैं द प्रिजम्पशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज एब्सोल्युटली देयर। अब इसमें हामिद अंसारी साहब पे क्यों प्रश्न उठ रहे? उन्होंने ब्लैंकेट डिनायल कर दिया पहले। अब एक इमेज आता है, अंग्रेजी का शब्द एक वो कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अब इसका जब आप उस मंच आप करीबी में दिखते हैं, एक कमरे के अंदर दिखते हैं, तो ये मान लेना जब आपने कहा मेरा कुछ नहीं लेना देना या मैं बिल्कुल नहीं जानता इस व्यक्ति को, तो अब जो है जब तस्वीर देखते हैं तो लोग जो है उन पर शक क्यों नहीं करेंगे? इसलिए शायद सीजर्स वाइफ के ऊपर में पुराने हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था एक बार। तो अब ये संवैधानिक पदों पे जो बैठते हैं उन पे आता है। मैं मानता हूं और फेयरली कहूंगा, हम सार्वजनिक जीवन में, तहसीन जी है इस पैनल पे, हम लोग 10 जगह खड़े होते हैं, लोग आकर तुरंत फोटो लेना शुरू करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है उनके मित्र हो गए या नहीं है, और इसको हम कह भी सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को नहीं इग्नोर कर सकते ना। मैं एक शादी में खड़ा हूं, 3 तस्वीरें किसी ने मुझसे ले ली, कल को उस व्यक्ति पे प्रश्न उठ गया तो एक अलग सिचुएशन, एक अलग कॉन्टेक्स्ट है।
लेकिन मैं एक विचार गोष्ठी में बैठा हूं, लेकिन मंच के नलिन ऊपर जी, में ये अन्य बात लोग अभी बैठे तक हुए साफ हैं। नहीं हो पाई। वो भी व्यक्ति है ना जिन्होंने कहा नुसरत मेरी मिर्जा मुलाकात हुई, ने तो कैसे आप किसी deny गोपनीय बात का खुलासा किया, ना नुसरत मिर्जा ने ये बताया कि हामिद अंसारी से उनकी मुलाकात हुई और कितनी देर मुलाकात हुई। हामिद अंसारी तो डिनाई कर ही रहे हैं, तो फिर वो गोपनीय बातें ऐसी कौन सी है जिसे लेकर बीजेपी आशंकित है? हमें नहीं पता। देखिए, संवैधानिक पद है, वो सभापति है राज्यसभा के, मतलब वो कागज वो देखते हैं जो मैं और आप भी नहीं देखते ना भाई। देखिए, ये जो है काफी कुछ सामने आता है जो हमें नहीं पता। अब मुझे नहीं पता, ना किसी को इस पैनल में जानकारी होगी, तो इसका जवाब कौन देगा? अब हामिद अंसारी जी से हम जवाब तो चाहते हैं, हम बार-बार संपर्क भी साध रहे हैं, लेकिन अब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हामिद अंसारी जी कहते हैं नहीं मेरी मुलाकात हुई पर बात नहीं हुई, तो पर प्रश्न उन पे उठेगा ना। नहीं, और हम इसलिए कह रहे हैं, मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रही हूँ, हामिद अंसारी जी से हमने बात करने की इतनी दफा कोशिश की कि एक बार आप पब्लिक स्टेटमेंट तो दें, एक बार चर्चा तो करें, लेकिन अभी तक इस मामले में भी वो डिनायल मोड पे है। तहसीन, आप जवाब दें। तीन चीज नलिन जी ने कहा, आपको अवसर मिलना चाहिए पूरा जानने के लिए। तीन चीज नलिन जी ने कहा, मैं तीनों का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले नलिन जी ने कहा कि प्रश्न तो माननीय प्रधानमंत्री पे भी उठते, बिल्कुल उठते, ये लोकतंत्र है, हम उन पे प्रश्न उठाते। माननीय प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने तो कहा कि हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री हमारे पर देश के विश्वास नहीं और सेना तक पर विश्वास नहीं है। एंड यू रिमेंबर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूरा ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे कांग्रेस ने उस बात को इतने नेगेटिवली कैसे प्रचारित किया, ये तो हास्यास्पद भी है और हैरान कर देने वाला है। मीनाक्षी जी देखो, सवाल मीनाक्षी जी देखिए, सवाल ये है कि प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से भी के ऊपर भी उठते, बिल्कुल उठते, मैं खुद उठाता हूं उन पे प्रश्न, लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी जी की मंशा पे हम प्रश्न नहीं उठाते। हम कभी नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी जी देशद्रोही है। आईएसआई से आपको डर लगता है कि कौन से सीक्रेट्स आईएसआई के पास चले गए, यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने आईएसआई को पुनः भारत में बुलाया पठानकोट के अंदर जांच करने के लिए। हम तो उनको देशद्रोही नहीं कहते। आईएसआई जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, यही नरेंद्र मोदी जी थे, बिना एजेंडा के गए पाकिस्तान, बिना नतीजे के आए वापस। हमने तो नहीं कहा क्या जाकर आपने सीक्रेट दे दिया, हमने ये नहीं कहा, हमने उनकी आलोचना की, वो हमारा अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो उन पे शक, वो शक के दायरे में, ये तो नहीं हो सकता ना। स्टैंडर्ड सबके लिए एक होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के घर के अंदर मेहुल भाई चोकसी, नरेंद्र मोदी जी को कोट करते हुए मैं कह रहा हूं, हमने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी चोर है या नीरव मोदी जी उनके साथ फोटो निकाल रहे थे, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे डैवोस के अंदर, हम तो नहीं कह रहे चौकीदार चोर है के नाम पर अलग बात है। मेहुल भाई चोकसी और नीरव भाई मोदी की बात कर रहा हूं, माफी मांगनी पड़ी सर, मैम वो अलग बात है। हम नीरव भाई मोदी और मेहुल भाई चोकसी की बात करते। मेहुल भाई चोकसी उनके घर के अंदर थे, उनको मोदी जी ने संबोधित किया, कहा मेरे मित्र मेहुल भाई चोकसी आ बैठे। सुनिए ना मैम, नीरव मोदी जी उनके साथ डैवोस में थे 20 लोगों के बीच में। हमने तो नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं कहा, वो राफेल का अलग मामला था। इस मामले की हम बात करें तो देखिए, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। जैसे नलिन जी कह रहे थे, दूसरी चीज कहते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। नलिन जी बिल्कुल सही कह रहे, अगर कुछ चीज गलत हुई है तो जांच कौन करेगा? ना तहसीन करेगा, ना हर्षवर्धन जी करेंगे, ना मीनाक्षी जी आप करेंगे। जांच सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। आज आप कीजिए, अभी वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको बोलिए जांच कीजिए। मैं तो कह रहा हूं अशोक दीवान अभी भी सेक्रेटेरिएट में, वो अभी भी लीड करे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को। कल सुबह उनको आप समन कीजिए, उनको लाइए इंडिया टीवी के ऊपर, बताइए उनसे सच क्या है, खुलासा कीजिए, दिल्ली पुलिस से आप सच निकालिए। आप बार बार ये कह दो कि शक के दायरे में हामिद अंसारी जी है, वो अपने आप को क्लैरिफाई किए, ये कहां तक जस्टिफाइड है? लास्ट चीज, हामिद अंसारी 2010 के उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे, उसकी चर्चा निकली, उसकी उन्होंने डिनाइल की। 2009 का बात अब निकला है, उसकी कोई और बात है, उसका और उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। संजीव जी ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, कॉन्टेक्स्ट की बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन हर्षी आपका, फिर मैं नलिन जी आपसे जवाब दे रही हूं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं और इसको बहुत गंभीरता से दोहरा रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी नुसरत मिर्जा की बात पर भरोसा करें। पूरी बहस वहीं चली गई है, वहीं चली जा रही, क्योंकि इस वक्त वही संदर्भ आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हामिद अंसारी का जो व्यवहार रहा, क्या हर कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी चली साजिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद आते हैं, वो आमने सामने भी बहुत तीखी बातें हुई हैं, राज्यसभा में उनकी विदाई के समय में भी दोनों तरफ से तीखी बातें हुई हैं। लेकिन क्या जिस वक्त वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी से उतरते हैं, उस वक्त जो वो बयान देते हैं, जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो हिंदू हेटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चलाता ही है, ये हर किसी को भारत में पता है, लेकिन उन संगठनों के मंचों पर जाकर हामिद अंसारी
कौन सी बात कर रहे थे? उनको पढ़ा रहे थे कुछ या उनसे सीख रहे थे? यही बता दें क्या कर रहे थे। लेकिन हर्षी, अगर इन तमाम बातों को हम सच भी माने, इन तमाम बातों को सच भी मान ले, तो जांच करने का अधिकार किसके पास है? नहीं, मैं सच मानने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में भारत की सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इसकी सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए। ये फिल्म थोड़ी ना है कि अंत में विलेन जो है वो कोई ऊपर बैठा हुआ आदमी में निकलता है, कोई सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा नेता बन गया। ये फिल्मों में होता है, बॉलीवुड में हमने देखा है। ये भारत में सचमुच होता हुआ दिखे, ये तो खतरनाक है। इसकी जांच होनी चाहिए, सामने आना चाहिए। तो अमित शाह जी को करनी चाहिए। ठीक है, निश्चित तौर पे। नलिन जी, मैं तहसीन जी से एक निवेदन करूंगा कि तहसीन जी देखिए, 7 करोड़ गुजरातियों का अपमान बार बार मत करिए। मैं जानता हूं कि बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सब जो है गुजरात से हैं, देश की सेवा में लगे। भाई गुजरात में मैं भी अगर जब जाता हूं तो मुझे नलिन भाई ही कहते हैं। ये वहां बोलने का, और आप मुंबई से हैं तो आप समझते हैं कि ये इज्जत से भाई कहना या बहन कहना बहन को, वो बड़ा स्वाभाविक है और वो भाषा है। पर क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बात की मेहुल चोकसी की, उनके भाई कहने के, और आपने फिर बात की नीरव मोदी की, तो मैं इतना आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा कि उनके कॉकटेल पार्टी पे राहुल गांधी जी थे, नीरव मोदी के, और दोनों को लोन जो है यूपीए की सरकार ने दी थी। दोनों को वापस लाने में कोई कसर जो नहीं छोड़ रही है सरकार, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो ये पहली बार होगा तहसीन भाई कि जो व्यक्ति वापस उनको लाना चाहता है देश के अंदर में ताकि कानून से ना भागे, उन पर प्रश्न उठा रहे हैं, और जो व्यक्तियों ने उसे लोन दिया, जो घपला हुआ, उन लोगों को क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो नलिन जी, आपका ये कहना है कि लोन कांग्रेस दे रही थी और घर पे दावत नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे? ये तो अजीब है। ये नरेंद्र मोदी जी जो कांग्रेस करते हो लोन को भी एवरग्रीन करते हैं, घर पे दावत भी देते हैं, ऐसे कैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? आज का विषय हामिद अंसारी है। संजीव जी, एक रिएक्शन आपका इस पर कि अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन एक परसेप्शन तो ये बन रहा है ना कि हामिद जी ने डिनाई किया 2010 की कॉन्फ्रेंस के लिए, और अब उनकी तस्वीर आ गई 2009 की कॉन्फ्रेंस की। दोनों एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। नुसरत मिर्जा वहां पाकिस्तान में बैठकर बोलते हैं कि नहीं, आईएसआई ने मुझसे संपर्क किया, जानकारी साझा करने की कोशिश की। अब ये बात तो जांच के बाद ही तय हो पाएगी ना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो फिर कंफ्यूज कौन कर रहा है? देखिए, हमारे पास जांच एजेंसियों और अदालतों के पास वैसे भी इतना कम काम है कि उनको 100% इस विषय पे एक बहुत हाई लेवल जांच करनी चाहिए, फिर उसका एक लंबा मुकदमा करना चाहिए। मैं थोड़ा टंग इन चीक कर रहा हूं, लेकिन मुझे जांच से कोई एतराज नहीं है। और मैं हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे एक बात, उससे भी थोड़ा असहमत होना चाहता हूं कि देखिए, 2 बातें हैं। एक, हम उनके विचार से सहमत नहीं हो, मुझे ध्यान नहीं उन्होंने कब शरीयत कोर्ट की बात की, लेकिन इतने सीनियर लोग कह रहे हैं तो कही होगी कभी। हम उनके उस विचार से असहमत हो, हम वो किसी ऐसे मंच पे कह रहे हो कि भारत में मुसलमान खतरे में, तो ऐसा तो बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं आजकल। अब हम उनसे सहमत हो या असहमत हो, हमारी इच्छा है। उपराष्ट्रपति के पद से एक उपराष्ट्रपति, बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना बड़ी बात है। नॉट एज, देखिए, एक अपने विचारों को व्यक्त करना और एक देश के सीक्रेट्स को दुश्मन राष्ट्र के जासूस के साथ शेयर करना, ये तो क्या है ना कि एक पोल के 2 बिल्कुल ही विपरीत अंग हैं। मतलब एक्सट्रीम पोल्स पकड़ रहे हैं हम, कि एक फ्रीडम ऑफ, चाहे हम उस फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी बात से सहमत नहीं हो, और एक देशद्रोही हो जाना कि जी आप तो ऐसे जने से मिल रहे हैं, जासूस से मिल रहे हैं, सीक्रेट शेयर करें। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, एक लाइन और बस, कि हामिद अंसारी जी एक बड़े तबके के लिए क्या है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले तो वो एक मोटी विचारधारा से सहमत नहीं राजनीतिक बीजेपी की, ऊपर से मुसलमान, तो उनके लिए तो मतलब उनको आरोपों के कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है। और जो आप परसेप्शन की बात करिए, बहुत लोगों के लिए वो स्वीकार कर लेना उससे भी ज्यादा आसान है। तो जो आदमी ने 50 साल जिंदगी के भारतवर्ष को सरकार की सेवा करते हुए दिए, इतने डिस्टिंग्विश्ड काम किए, हो सकता है कुछ गलतियां भी की हो, किसने नहीं की होंगी, पहला पत्थर वो हमारे जिसने कभी गलती नहीं की हो। तो ये इसलिए आई विल गो बैक टू कि ये एक अनफॉर्चुनेट सब्जेक्ट और अनफॉर्चुनेट डिबेट है, लेकिन पॉलिटिक्स है, हम अभी भी लोकतंत्र हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। ठीक, हर्षी, करेला और नीम चढ़े वाली बात पर मेरा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा चला गया कि एक तो उनकी राय
मौजूदा परिस्थितियों में सरकार से बिल्कुल जुदा, और दूसरा वो मुसलमान है, इसलिए उन्हें ये दंश झेलना पड़ रहा है और ज्यादा झेलना पड़ रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर अगर ये एक दूसरे के सामने आरोप प्रत्यारोप होते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी देर में मैंने वो बयान निकाल लिया जो संजीव जी को ध्यान में नहीं है, मुझे लगता है कि गूगल पे सर्च मारेंगे तो फिर मिल जाएगा। और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि शरिया कोड, बिल्कुल उन्होंने कहा है, और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पढ़ा हूं, इसीलिए मैं नाम ले रहा हूं। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ महसूस कर रहा है, बिल्कुल अगर वो ये कह रहे हैं तो जरा आप सोचिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को वो हर मुसलमान बुरा लगता है जो देश की बात करता है? एक नाम आप बताइए। और क्या जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो क्या क्यों बना दिया? वो तो मुसलमान थे, नहीं बनाना चाहिए था। आरिफ मोहम्मद खान अगर गवर्नर के तौर पर बोल रहे होते हैं और उस जिसको हम कहते हैं ना कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो क्या फिर वो मुसलमान नहीं रह जाते हैं? यहां तो जो भी इस तरह की बात करता है वो मुसलमान ही नहीं रह जाता है। मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात करनी चाहिए, और उस पर अगर कोई इस तरह के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस फॉल्ट लाइन को और बड़ा करने का काम कर रहा है तो उसकी नीयत पर संदेह तो होता है। तहसीन जी, इसलिए नीयत पर संदेह हो रहा है कि अगर कुछ विवाद उनके साथ ऐसे ना जुड़े होते तो शायद नुसरत मिर्जा की बात आई गई हो जाती, लेकिन उनका शरिया कोड के बारे में बात करना, उनका ये कहना कि मुसलमान इस देश में डरा हुआ है, या फिर विभाजन के आधार को भी पाकिस्तान को उसमें क्लीन चिट दे देना और भारत की कुछ संस्थाओं को उसमें शामिल कर देना कि विभाजन का आधार ये लोग भी रहे, तो आपको नहीं लगता ये उनका इतिहास है जो उनके साथ चला आ रहा है और उनके लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है? उनका अगर इतिहास कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो सोच विचार है उससे अगर नहीं मेल खाता, क्या उनका इतिहास ये है कि उन्होंने देश की सेवा नहीं की? क्या यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भारत को जीत नहीं दिलाई? क्या ईरान में उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमें बाहर निकलना है। यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मैं आपको बोलता हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहां के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता कहते कि वाइस प्रेसिडेंट ने सल्यूट नहीं किया भारत के आर्मी को, पता चला कि मोदी जी प्रोटोकॉल में रॉन्ग थे, इसे बाहर आना चाहिए। मैं शरिया कोर्ट पे मैं उनका बचाव नहीं करना चाहता हूं। मैं तो खुद मैं तो सिर्फ, मेरा धर्म सिर्फ भारत है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना, हर्षवर्धन जी, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा क्रिमिनल लॉ में कभी भी रिलीजन नहीं आ सकता, पर्सनल लॉ भारत में अलग अलग है, ये संवैधानिक है और आज भी है। और जब तक ये संवैधानिक है, अगर कोई खाप पंचायत में जाता है, कोई शरिया कोर्ट में जाता है, वो अलग विषय है, मैं उसको बैक करता हूं। क्रिमिनल लॉ के अंदर कभी भी रिलीजन नहीं आ सकता, वो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा। आप बाकी के कॉन्टेक्स्ट में निकाल दो, शरिया कोर्ट वाला एक चीज आप पकड़ लो, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। क्रिमिनलिटी में कहते थे, और नलिन जी है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में, वही आज मुझे फर्क समझा रहे थे। एक छोटा सा रिएक्शन आरजू जी इस पर। देखिए, चाहे भारत से कोई पत्रकार पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से कोई पत्रकार भारत आए, ये बात सही है कि उसका फोन तो सदा सर्वदा के लिए फिर वो टैपिंग मोड में आ जाता है। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। जितनी जानकारी उनसे जुटाई जा सकती है खुफिया एजेंसियों द्वारा, वो जुटाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को अब आप कंप्लीटली तो डिनाई नहीं कर सकती कि नुसरत मिर्जा अगर यहाँ पर 10 लोगों से भी मिले होंगे तो अपने देश की खातिर वो जानकारी तो साझा करेंगे ही। अब वो कितनी गोपनीय थी या वो कितनी सादा बातें थी, ये तो नुसरत जानती है या फिर खुफिया एजेंसी जानती है, या बताने वाला? देखें मीनाक्षी, जो बात आप लोग कर रहे हैं, ये ऐसा तो शायद सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में होता था, वो भी 70s की जो बच्चन साहब की आती थी, कि कोई 3-4 दिन के लिए किसी जगह गया और सारी इंफॉर्मेशन लेकर आके जो है वो अपनी मुल्क की एजेंसी को दे दी। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। किसी से अगर मिलेगा तो कौन सी ऐसी जानकारी दे देंगे आप लोग? ये भी तो आप सोचिए ना, कौन सी ऐसी बात उन्होंने बताई है या कौन सी ऐसी बात वो लेके आ सकते हैं। ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में एजेंसी वहां पे पक्का किसी को रखती है, चाहे हमारी कंट्री हो, आपकी एजेंसी भेजेगी तो यहाँ पे वो आदमी रहेगा कई महीने। इसी तरीके से हमारी एजेंसी अगर भेजेगी तो वहां पे ऐसे तो 4 दिन में जाके, और ऐसा कोई कंप्यूटर लगा हुआ है कि बॉलीवुड फिल्म थोड़ी क्या हो गया आपको, फिल्में कम देखा करें, ऐसा नहीं होता। और ना ही कोई इस तरह से इतनी जानकारी ला सकता है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक। नलिन जी, मेरे पास केवल 10 सेकंड है, आपका लास्ट कमेंट, फिर मैं शो वाइंड अप करूंगी। मैं 2 फटाफट चीजें कह देता हूं। पहली बात कहता हूं कि हामिद अंसारी साहब जब पब्लिक सर्वेंट थे तब उनकी पोस्टिंग हुई थी ईरान में,
और अमेरिका में, तो वो उनकी ड्यूटी थी काम करने के लिए। इट वॉज नॉट अबाउट जैसे भारत के हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे रहते हैं, तो उसको मत लाइए, हम उनके उपराष्ट्रपति काल की बात करें। दूसरा, मैं तहजीब के साथ कहना चाहूँगा, हमारे जो गेस्ट है पाकिस्तान से, देखिए हम दोनों के कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। आपके यहाँ अक्सर होता है ऐसे कि आकर पूछते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और आपके यहाँ अगर कोई जाएगा, जितने शहर मिलेंगे, या हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान से वीज़ा पे आएगा, जितने शहर अलाउड है उतने में ही जाते हैं और बताना पड़ता है। यहाँ किसी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले तो प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। आपके डिबेट के लिए धन्यवाद मीनाक्षी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी, हर्षवर्धन जी, तहसीन जी, संजीव जी और आरजू काजमी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद सार्थक चर्चा। अब देखना ये होगा कि हामिद अंसारी एक बार फिर क्या सामने आते हैं, अपनी राय साझा करते हैं, और कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।